हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। स्वागत है आपका पीवाईक्यू दरबार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां हमने चैलेंज लिया है कि 30 डेज में हम एंटायर हिस्ट्री को जो है कंप्लीट करने वाले हैं, वो भी पीवाईक्यू बेस्ड प्रिपरेशन के साथ, जिसमें कॉन्सेप्ट और पीवाईक्यू दोनों रहेंगे। हम पीवाईक्यू के क्वेश्चंस एंड उनके ऑप्शंस के थ्रू समझेंगे कि हिस्ट्री क्या है। 30 डेज के इस चैलेंज में आज हमारा तीसरा दिन है, जिसका ये तीसरा लेक्चर है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे, लेक्चर 3, जिसमें हम वैदिक युग को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, उससे पहले पाषाण काल पढ़ा था। ठीक है, सो दोनों जो है इंटर कनेक्टेड थे। पाषाण काल से हम वैदिक सिंधु घाटी सभ्यता पे कैसे आए थे, उनका एक कनेक्शन था। उसी कनेक्शन को आगे बढ़ाते हुए आज हम बढ़ने वाले हैं वैदिक युग के तरफ। वैदिक काल यानी कि वैदिक एज की, ये वैदिक युग जो है वो किस तरीके से शुरू होता है, उस जमाने में जो लोग हैं वो कैसे रहा करते थे, वेदों की संरचना, पुराणों की संरचना, बहुत सारी चीजें जो भी है, नई नई कहानियां, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सारी वेदों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, नॉलेज लेंगे। कैसे हुआ वैदिक काल की शुरुआत, कौन लोग थे वैदिक काल के टाइम पे, हमें कैसे पता चला वैदिक काल के बारे में। ठीक है, तो सारी चीजें जो है हम धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं स्लाइड्स के थ्रू। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, समझते हैं वैदिक काल के बारे में। ठीक है, तो पहले तो आज जो हम क्लियर करते हैं हमारे इस हिस्ट्री चैलेंज को। 30 डेज हिस्ट्री चैलेंज में हमने स्टोन एज को जो है पढ़ लिया है। कल हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन, और आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल को। ठीक है, और अगला वीडियो रहेगा हमारा बुद्धिज्म पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो वही हमारा जो हमारी जो पटरी चल रही है, स्टोन एज से हम आ चुके हैं अब सिंधु घाटी पे, और सिंधु घाटी से वैदिक काल पे। तो पहले टाइमलाइन पे बात कर लेते हैं कि जैसा कि आप आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं, 2.5 मिलियन ईयर्स से लेके 10,000 बीसीई तक जो है स्टोन एज चला था, पाषाण काल चला था। ठीक है, उसके बाद 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता चली थी, जहां पर आपने तांबे और टीन को मिला के कांसा बना दिया था, इसलिए इसे ब्रॉन्ज एज कहा जाता था। ठीक है, और जब आप वैदिक काल की बात करते हैं, वैदिक पीरियड की, तो इसे दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। दोनों की टाइमलाइन कुछ इस प्रकार है कि जो अर्ली वैदिक पीरियड है वो रहता है आपका 1500 बीसीई से 1000 बीसीई, और जो आपका लेटर वैदिक पीरियड रहता है वो रहता है आपका 1000 बीसीई से लेके तो 600 बीसी। ठीक है, और ये जो अर्ली और लेटर है, यानी कि पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इसे भी हम समझेंगे कि इसे दो भागों में किस प्रकार बांटा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो परिचय देता हूं मैं आपको इस वैदिक पीरियड का। सबसे पहले तो जब सिंधु घाटी सभ्यता कमजोर हुई, तब लगभग 1500 बीसीई के आसपास कुछ नए लोग उत्तर पश्चिम भारत में आए, जिन्हें हम आर्य कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आर्य। ठीक है, पर वैदिक काल को जो हम पढ़ेंगे, तो ये जो लोग हैं जिनकी हम बात करेंगे वो आर्यंस थे। आर्यन कहाँ से आए थे, ये सारी बातें भी हम जानेंगे। सो आगे पढ़ते हैं। इन्हीं के आने पर वैदिक काल की शुरुआत हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे इस चैप्टर के लिए। तो बेसिकली अगर आपसे सिर्फ वैदिक एज का जो है टाइमलाइन पूछा जाए, जो कि कई बार क्वेश्चन आता है वैदिक काल से, जो सबसे रिपीटेड क्वेश्चन होगा तो वो यही होगा टाइमलाइन के लिए, कि वैदिक एज की टाइमलाइन क्या है, अर्ली वैदिक एज की टाइमलाइन क्या है, एंड जो आपका पोस्ट वैदिक पीरियड है, ठीक है, उसकी टाइमलाइन क्या है, ये पूछा जाता है। लेकिन अगर आपसे एंटायर वैदिक पीरियड की टाइमलाइन पूछा जाता है, तो वैदिक काल जो है 1500 बीसीई से लेके 600 बीसीई तक चला था। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो जिस प्रकार आप देख पा रहे होंगे वैदिक काल की अवधि, तो देखिए पहले तो मैं आपको ना वैदिक काल का परिचय परिचय जो है 6 पॉइंट्स में देने वाला हूँ। पहले तो उसका परिचय, कि ये वैदिक एज की शुरुआत किन लोगों के कारण हुई थी। वो हुई थी आर्यंस के कारण। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का जो है अंत हुआ था, तो धीरे धीरे लोग शहरों से आगे बढ़ के अब सॉरी हाँ शहरों से आगे बढ़ के अब गाँव की तरफ बस रहे थे। ठीक है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी जो है टाइमलाइन हुआ करता था, लोग शहरों में रहना पसंद करते थे। और जो वैदिक पीरियड है ये गाँव के ऊपर है। ठीक है, जब आप वैदिक पीरियड पढ़ोगे तो आपको हड़प्पा, मोहनजोदारो और लोथल जैसे बड़े-बड़े शहर शहर नहीं देखने को मिलेंगे। आपको देखने को मिलेंगे यज्ञों के बारे में, मंत्रों के बारे में जानने को मिलेगा आपको, क्योंकि लोग गाँव में बसना पसंद कर रहे थे उस टाइम पे। समझ रहे हैं? तो वैदिक काल की जो अवधि है, उसे 2 भागों में बाँटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और इन दोनों के बीच की जो गैप है, ये जो आप गैप देख रहे हो, इसमें हुआ था लोहे का आविष्कार। याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर लोहे का आविष्कार नहीं हुआ होता, तो आप वैदिक काल को 2 भागों में नहीं बाँट पाते। दूसरी बात, अगर लोहे का आविष्कार नहीं हुआ होता, तो जितने आज हम कहें कि अ, काबिल हैं, या कितने जो भी हमने नए-नए इन्वेंशंस किए हैं, नई-नई चीजें हमने बनाई है, आगे बढ़े हैं, ठीक है, हालांकि उसमें बुरी चीजें भी काउंट की जाती है, बट जितनी भी उन्नति आज मनुष्य ने की है,
उसमें लोहे का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि लोहा आया है जब से लोहे का आविष्कार, सॉरी, लोहे की खोज हुई है। तो लोहे की खोज के कारण ही हम जो है खेती बाड़ी जो होती है, एग्रीकल्चर होता है, उसको हम इनहेंस कर पाए। पहले भी हल हुआ करते थे लेकिन लकड़ी के हुआ करते थे। जब लोहे का हल हुआ आया तो हम बेहतर तरीके से खेत को जोत पा रहे थे। लोहे के खोज से जंगलों को काटा गया, तब जाके जो है घर बनाया गया, शहरीकरण हुआ आगे चल के। ठीक है, तो अभी जो पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, इन दोनों के बीच की कड़ी जो है वो लोहे का आविष्कार है। लोहे का आविष्कार हुआ था 1000 BCE में, याद रखेंगे। लोहे का आविष्कार हुआ था 1000 ईसा पूर्व में। ठीक है, आगे पॉइंट नंबर 3 पे बढ़ते हैं। सो अर्ली वैदिक पीरियड की बात कर रहे थे हम, जैसे कि हमने 2 भागों में बांटा था, अर्ली वैदिक पीरियड एंड पोस्ट वैदिक पीरियड, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल एक वो समय है जिसमें ऋग्वेद की जो है रचना हुई थी, या कहे कि कंपोज किया गया था। कंपोज करने में और कंपाइल करने में डिफरेंस होता है। तो कंपोज कब हुआ था ऋग्वेद? आपके अर्ली वैदिक पीरियड में। ठीक है, यानी कि ऋग्वेद को अलग अलग जगह पे लिखा गया था, लेकिन जो कंपोज है उसे एक सिस्टमेटिक वे में इकट्ठा करना, ठीक है, वो आपको उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलेगा। ठीक है, सो लोकेशन की बात करते हैं। जिस प्रकार हमने समझा था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है पाकिस्तान, हिंदुस्तान और आपके अफगानिस्तान के एरिया में जो है पनपा था। लेकिन अगर आप वैदिक काल की बात करें कि वैदिक पीरियड में लोगों का जो बसेरा था, जो स्थान था, कहाँ पर रहते थे, तो मोस्टली सप्त सिंधु के क्षेत्र में रहते थे। सप्त सिंधु को हम अगली स्लाइड में पढ़ने वाले हैं मैप के जरिए कि सप्त सिंधु कहाँ है और क्या है। ठीक है, इकोनॉमी की बात करें, अर्थव्यवस्था की, तो मुख्य रूप से पशुपालन पर निर्भर थे। ठीक है, पशुपालन में भी गाय और घोड़ा, ये उनका जो है एक ऐसा पशु हुआ करता था जिसका वो अधिकांश जो है पशुपालन करते थे। एंड उसमें भी जो गाय है उसे अघन्य का दर्जा दिया गया था, सबसे पवित्र पशु माना गया था गाय को वैदिक काल में। और गाय को जो है सर्वोच्च धन माना गया था, कहें कि सबसे बड़ा धन जो होता है ना, वो गाय माना गया था उस टाइम पे। गायों के लिए युद्ध हुआ करता था वैदिक काल में, आगे हम समझेंगे इस बात को। सो बेसिकली अघन्य कहा गया था गाय को, क्योंकि एक ऐसा जो है पशु जो मारने योग्य नहीं है। ठीक है, एक ऐसा पशु जिसे मारा नहीं जाना चाहिए, वो गाय कहा गया था, तो उसे अगन्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, सोसाइटी की बात करें, समाज की बात करें, तो जनजातीय समाज था, ट्राइबल सोसाइटी हुआ करती थी। लोग छोटे छोटे गाँव में रहा करते थे। ठीक है, जंगलों में रहा करते थे, छोटे छोटे गाँव में रहा करते थे, झोपड़ियों में रहा करते थे, कोई बहुत पक्के मकान नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता जैसे। इंपॉर्टेंट गॉड्स, मुख्य देवताओं की बात करें तो इंद्र, अग्नि और वरुण, इनका जिक्र मिलता है आपको। ठीक है, और ये सब हमें जो भी इंफॉर्मेशन आप देख रहे हो ना, ये कि लोकेशन क्या थी, इकोनॉमी क्या थी, सोसाइटी क्या थी, इंपॉर्टेंट गोड्स कौन से हुआ करते थे, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है वेदास से। वेदास वो ग्रंथ हैं जिनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि उस जमाने के जो लोग थे वो किस तरीके से रहते थे, किस तरीके का समाज था, किस तरह की अर्थव्यवस्था थी, कहाँ पर रहते थे, कि नदियों के किनारे रहते थे। ठीक है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है हमको यहाँ से मिलती है, और उसमें हमें देवता देखने को मिलते हैं कि मुख्य जो देवता होते थे वो इंद्र, अग्नि और वरुण हुआ करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फोर्थ टॉपिक पे। हमारा फोर्थ नंबर के पॉइंट पे उत्तर वैदिक काल के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा हम, बाकी हमको मैप भी समझना है कि किस लोकेशन पे वो रहते थे। तो स्थान जो है गंगा यमुना मैदान तक विस्तार हुआ, यानी कि जब अर्ली वैदिक पीरियड की बात करेंगे ना, जो कि आपके 1600 सॉरी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, यानी 500 साल तक लोग वैसे रह रहे थे। जब भी मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले, जो बता रहा था वो चीजें आपके 500 साल तक लोग ऐसे रहे। उसके बाद 400 सालों तक, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, इन 400 सालों के बीच में लोग कैसे रहे वो हम इसमें समझने वाले हैं। एंड उसमें भी लोहे का आविष्कार हुआ था, तो लोहे का आविष्कार के होने के बाद की थोड़ी सी जो उनका रहन सहन है, उनका जो सिस्टम है वो हो सकता है बदला हो। ठीक है, तो उसके बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे। सो बेसिकली स्थान जो था गंगा यमुना के मैदान तक विस्तार हुआ। अर्थव्यवस्था इस काल में कृषि प्रमुख व्यवसाय बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि लोहे का आविष्कार हो गया था। अभी तक आपके हल, बैलगाड़ी सब लकड़ी के हुआ करते थे, लोहे का आविष्कार हुआ तो लोग जो है हल जो है अब लकड़ी की जगह लोहे के बनने लगे। पहिए का आविष्कार, सॉरी पहिए का आविष्कार बोल रहा हूँ, लोहे का आविष्कार हुआ है तो पहिया भी अब लोहे का हो गया होगा। तो काफी आसानी हो गई थी ना लोहे का आविष्कार होने के बाद, राइट। तो अर्थव्यवस्था में जो है थोड़ा सा बदलाव आया था। फिर समाज की बात करें तो इस समय वर्ण व्यवस्था मजबूत हो गई, 4 वर्ण होने लग गए थे। आज हम पढ़ते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वैदिक पीरियड से मिला है हमें, वो भी उत्तर वैदिक पीरियड से। तो जो है बेसिकली 4 वर्ण आ गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो आपको विभिन्न प्रकार के धर्मों का जो है उल्लेख मिलेगा।
आज के टाइम पे। उसमें भी फिर विभिन्न प्रकार की जातियां, फिर उसमें उपजातियां, फिर उसमें उनके गोत्र, ठीक है, उसमें भी अलग अलग तरीके के, एक ही जाति में अलग अलग जो है सरनेम लिखने वाले लोग मिलेंगे। लेकिन उस जमाने में जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हुआ करते थे, एंड उसके बाद जो बेसिकली उनके जो भी गोत्र वगैरह होते थे, चीजें होती थी, वो हुआ करती थी। ठीक है। राजनीति की बात करें तो राजा की शक्ति बढ़ने लगी थी। राजा की शक्तियां बढ़ने लगी थी, राजा महाराजा का टाइम आ गया था। ठीक है। जो आप बेसिकली पुराना जमाना देखते हो मूवीज में कि राजा हुआ करता था, महारानी हुआ करती थी, सारी चीजें आपको वैदिक पीरियड के टाइम से देखने को मिल रही है। क्योंकि सबसे पहला हमने टॉपिक पढ़ा था स्टोन एज। स्टोन एज के बाद सिंधु घाटी सभ्यता आई, जिसमें हमको कुछ खास जो है देखने को नहीं मिला था, राजा महाराजा वाली चीजें ये सारी। लेकिन ये सारी चीजें हमको वैदिक काल में जरूर देखने को मिली है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा ये है कि 4 वेद होते हैं। इन चारों वेदों से हमें पता चला है कि उस जमाने की सारी इंफॉर्मेशन, जैसे ऋग्वेद सबसे इंपॉर्टेंट वेद है, ऋग्वेद। ठीक है, इसको मैं स्टार लगा देता हूँ। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद, जिसमें देवताओं की स्तुतियां हैं। ऋग्वेद में आपको देवताओं की स्तुतियां मिलेगी, आपको पूजा पाठ की चीजें मिलेगी, बहुत सारी चीजें ऐसी आपको देखने को मिलेगी जो ऋग्वेद में रहेगी, जो हम अभी विस्तार में समझेंगे। फिर सामवेद, इसमें मंत्रों को गाकर प्रस्तुत किया गया है। सामवेद में संगीत का वर्णन है, गाकर प्रस्तुत किया गया था मंत्रों को। फिर यजुर्वेद, यजुर्वेद की बात करें, ठीक है, पहले तो ये पढ़ लिया हमने, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद की बात करें तो यज्ञ और अनुष्ठान के मंत्र इसमें मिलते हैं। देखो, इसको याद कर सकते हैं, यजुर्वेद यानी यज, यज्ञ, थोड़ा सा मिलता जुलता वर्ड है, तो यजुर्वेद का संबंध है यज्ञ से। ठीक है, इतना याद रखेंगे। आपके एग्जाम, वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत डीप में पढ़ने की कोई नीड ही नहीं है। अब आते हैं अथर्ववेद पे, सॉरी, इसमें जादू टोना, चिकित्सा और दैनिक जीवन से संबंधित मंत्र मिलते हैं। जादू टोना किसमें मिलता है? अथर्व में। ठीक है, अथर्ववेद में। तो ऋग्वेद में क्या मिला हमें? सबसे प्राचीन वेद है, इसमें ना पूजा पाठ के रिलेटेड मिला। इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे आपके सामने, पूजा पाठ, इसका संबंध है पूजा पाठ से रिलेटेड। सामवेद, ठीक है, इसमें संगीत का है, संगीत, गायन, एक्सेट्रा। ठीक है। फिर आता है यजुर्वेद, ठीक है, यजुर यानी यज्ञ, यज्ञ से संबंधित है। और यह है जादू टोना। बस इतना ही याद रखना है आपको, याद रखेंगे, जादू टोना। मैं कुछ खास हैंड राइटिंग तो नहीं है मेरी, बट आपको आगे समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एक छोटी सी ट्रिक से समझा देता हूँ। ऋग्वेद पूजा पाठ, सामवेद स आ गया, वहां पे संगीत से जोड़ दो, यजुर्वेद यज, यज्ञ से जोड़ दो, और अथर्ववेद तो जादू टोना है ही। ऐसे याद कर सकते हैं चारों को। इस पॉइंट पे पढ़ते हैं, वैदिक समाज, सभा और समिति दो महत्वपूर्ण संस्थाएं थी जो राजा को सलाह देती थी। अभी हमने पढ़ा कि राजा वाला जो आपका पॉइंट था ना, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गया था, राज व्यवस्था थोड़ी स्ट्रांग हो गई थी, लोग राजा महाराजा को मान रहे थे। ठीक है, राजकुमार हुआ करते थे, उत्तराधिकारी हुआ करते थे, तो ये सब आपको उत्तर वैदिक पीरियड में देखने को मिला था। और सभा और समिति दो महत्वपूर्ण स्थान थी, तो उसमें भी जो है राजा को सलाह देने के लिए, ठीक है, एक अलग से कमिटी बैठती थी, एक अलग से जो है ग्रुप ऑफ पीपल बैठते थे। ठीक है। परिवार व्यवस्था की बात करें तो समाज पितृसत्तात्मक था। यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। जब आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ोगे तो उसमें जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक था। वैदिक पीरियड में जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था। ठीक है। और महिलाओं की स्थिति की बात करें तो महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर सकती थी और वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर सकती थी। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं सेवेंथ पे, निष्कर्ष यानी कंक्लूजन पे पढ़ते हैं। तो वैदिक समाज एक्चुअली में कैसा था? वैदिक काल ने भारतीय धर्म, समाज, संस्कृति और भाषा की नींव रखी। आज जो हमारा धर्म है, आज जो हमारी रिचुअल्स है, आज जो हमारी संस्कृति है, जो भाषा है, वो सब हमें हमें वैदिक पीरियड से मिली है। एंड बेसिकली हम से मेरा मतलब है यहाँ पे सनातनियों से, हिंदू समाज से, ठीक है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हिंदुइज्म की। ठीक है। इसी काल के बाद भारत में महाजनपदों और बड़े राज्यों का विकास हुआ। जब आगे पढ़ेंगे बुद्धिज्म, जैनिज्म के बाद जब आप पढ़ेंगे, आपका मौर्य काल पढ़ेंगे, अखंड भारत पढ़ेंगे, गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे, तो ये धीरे धीरे चलता गया। और उसकी जो नींव रखी थी वो वैदिक पीरियड ने रखी थी। ठीक है, कि राजा का राज्याभिषेक होगा, कहाँ से पता चला? वैदिक पीरियड से पता चला। ठीक है। पूजा पाठ होगी, यज्ञ होंगे, ये सब वैदिक पीरियड से आपको देखने को मिला है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहानी, एक कहानी के जरिए समझा देता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगा वैदिक पीरियड के बारे में, फिर हम मेन टॉपिक पे आएंगे। ठीक है। सबसे पहले, बहुत समय पहले की बात है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहर धीरे धीरे कमजोर हो रहे थे। उसी समय उत्तर पश्चिम दिशा में कुछ नए लोग भारत में आए। ठीक है, इन्हें हम आर्य कहते हैं। आर्य जो है कहाँ से आए थे, इस पे एक छोटी सी डिबेट है, उस डिबेट को भी एक्सप्लेन करूंगा, और किस जगह पे लोग रहते थे इस चीज को भी एक्सप्लेन करूंगा। 2 स्लाइड्स उसके लिए स्पेसिफिकली मैंने जो है यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये लोग शुरू में पंजाब और सप्त सिंधु क्षेत्र में बस गए। सप्त सिंधु क्या है ये बताने वाला हूँ, बस अगली स्लाइड वही रहेगी शायद से।
उनका जीवन बहुत सरल था। वे गाय, घोड़े और बैल पालते थे और खुले मैदानों में रहते थे। गाय को वे अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते थे। जैसा कि मैंने बताया कि गाय सबसे बड़ा धन माना गया है, ठीक है? और अघन्य का दर्जा दिया गया है कि उसे नहीं मारना है, ठीक है? धीरे-धीरे उन्होंने देवताओं की पूजा शुरू की, ठीक है? धीरे-धीरे देवी-देवताओं की पूजा शुरू की, कभी जो है वायु की पूजा शुरू की उन्होंने, पर्वतों की पूजा शुरू की, अग्नि की, सूर्य देव की, जल की, ठीक है? तो ऐसे जो है वैदिक पीरियड में जो है पूजा पाठ होते रहते थे। इसलिए इस समय को वैदिक काल कहा गया, ठीक है? समय बीतने के साथ आर्य लोग गंगा यमुना के मैदान तक फैल गए। जैसे कि मैंने आपको अभी दो पार्ट्स में बताया कि एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल में बेसिकली सप्त सिंधु के किनारे रह रहे थे जो लोग थे उस जमाने के, और आगे चल के गंगा यमुना के जो मैदान है उसमें बस गए, जो कि उत्तर वैदिक काल में हुआ था। उन्होंने कृषि करना शुरू किया, गांव बसने लगे और समाज में 4 वर्णों में व्यवस्था बनने लगी। तो बेसिकली हुआ ये कि अर्ली वैदिक पीरियड तक तो ठीक था। उसके बाद जब लोहे का आविष्कार हुआ, उत्तर वैदिक पीरियड शुरू हुआ, तो लोग गंगा यमुना के किनारों तरफ बस गए, वहां पे खेती चालू करी। खेती जो है थोड़ा सा कहे कि इनहेंस हो गई, क्योंकि लोहे का आविष्कार हो गया था। और जो वर्ण व्यवस्था है, लोगों ने अपने आप को जो है वहां पे डिवाइड कर लिया, क्योंकि 4 वर्ण आ गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लोग अपने कर्म और जन्म के आधार पे जो है यहाँ पे बांटे गए थे, ठीक है? क्योंकि जब पहली बार इन्हें बांटा गया होगा तो कर्म के आधार पे बांटा गया होगा, ठीक है? कि जो पूजा पाठ करता है, जो भगवान के सबसे करीब रहता है, ऐसा मान्यता है, वो ब्राह्मण है। जो युद्ध लड़ते हैं, जो राजा है, वो क्षत्रिय है, ठीक है? ऐसे अलग अलग वर्णों में जो है बांटा गया था, ठीक है? सो बेसिकली इन वर्णों में बंटने के बाद जो है लोगों का क्लासिफिकेशन हो गया था, एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि इससे पहले क्लासिफिकेशन का कोई हमें जो है प्रूफ नहीं मिला है, क्योंकि सिंधु घाटी में जातिवाद था, या कहे कि लोग धर्मों के कारण लड़ रहे थे, ये चीजें देखने को नहीं मिली थी। इसके बाद की बात करते हैं। इसी तरह धीरे धीरे वैदिक सभ्यता ने भारतीय समाज, धर्म और संस्कृति की नींव रखी। तो जो हम आज का जीवन जी रहे हैं उस पर काफी बड़ा असर पड़ता है हमारे वैदिक सभ्यता का। आप अगर आप एक ऐसे कहें कि वैदिक पीरियड के एक ऐसे धर्म से बिलोंग करते हैं जिसमें वैदिक पीरियड यानी कि वैदिक काल के जो है कहें कि कण मिलते हैं, है ना, यज्ञ वगैरह ये सारी चीजें, तो आपका जरूर एक गोत्र होगा, आपका धर्म होगा, ठीक है? आपकी कुल देवी होगी, कई सारी चीजें होगी। तो ये सारी आपको वैदिक पीरियड से देखने को मिलते हैं। तो एक शॉर्ट में समझेंगे, आर्य आए, आर्यों का आगमन, सप्त सिंधु में बसे, वेदों की संरचना हुई, फिर जब आगे चल के लोहे का आविष्कार हुआ, सॉरी खोज हुई, तो गंगा घाटी में विस्तार किया, फिर वर्ण व्यवस्था का विकास हुआ। बस इतना पढ़ा है अभी तक हमने, ठीक है? और ये इंटर कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है? ये एक एक करके हुआ है, ये सब कुछ एकदम से नहीं हो गया है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब जिस चीज की मैं बात कर रहा था कि सप्त सिंधु क्या है वो समझा देता हूँ। तो देखो, सप्त सिंधु का अर्थ होता है 7 नदियां, ठीक है? 7 नदियों में से 6 नदियां आज भी है, एक नदी नहीं है, उसके बारे में बात करते हैं। सप्त सिंधु नदियों में पहली नदी आती है आपकी सिंधु। सिंधु नदी के बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन तो जरूरी नहीं है, क्योंकि सिंधु नदी के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है पिछले वीडियो में, कि सिंधु नदी के किनारे लोग कैसे रहते थे, ठीक है? अब वही लोग जब वही चीजें जो है विलुप्त हो गई, धीरे धीरे कहें कि सिंधु घाटी सभ्यता विलुप्त हो गई, उसके बाद जब लोग गांव में बसे तब भी सिंधु नदी के आसपास भी रह रहे होंगे, राइट? तो उसमें जो है ये सिंधु नदी आप देख पा रहे होंगे, ये जो मैं आपको ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ सिंधु नदी है, ठीक है? तो सिंधु नदी किनारे बस रहे थे। फिर झेलम नदी, ये है आपकी झेलम नदी, ठीक है? फिर आती है आपकी चिनाब, है ना? तो ये है आपकी चिनाब नदी, जो कि आगे चल के झेलम में मिल जाती है। फिर रावी नदी, ये भी आपके जो है झेलम में मिल जाती है। फिर सतलज, सतलज भी यहाँ पे आपके आगे चल के झेलम में मिल जाती है, ठीक है? और ये सारी नदियां मिलकर जो अरब सागर में जाती है। सातों नदियों के नाम आप देख पा रहे होंगे, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। और ये सातों नदियां पता है कहाँ से बहती है? आप ये मैप के जरिए देख पा रहे होंगे, ये जम्मू कश्मीर का जो एरिया है ना, ये यहाँ से आती है एक्चुअली में, इस जगह से इसी नदियां आती है, ठीक है? इस तरीके से। और ये आपके पाकिस्तान का जो एरिया है ना, सिंध का एरिया, इसमें बहते हुए जो है आपके अरब सागर में चली जाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मिसिंग है यहाँ पे वो ये है कि सप्त सिंधु में आपने 6 नदियां तो दिखा दी, बट सातवीं नदी जो कि सरस्वती नदी है, जिसका जिक्र आपको, जिसका कहें कि इंट्रोडक्शन आपको कई वेदों में मिलता है, लेकिन वो आज के टाइम पे नहीं है। कहाँ पर है वो नदी? तो बेसिकली वो जो नदी है वो ये है, ये आप देख रहे होंगे। ये नदी जो है आपकी, ये सरस्वती रिवर है, जो आपके रण ऑफ कच्छ गुजरात में जो है वहां से आपके अरब सागर में मिलती थी। लेकिन आज के टाइम पर ये नदी नहीं है। पुराणों में, वेदों में इसका जिक्र मिलता है, लेकिन आज के टाइम पर नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये नदी आज के टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन एक जमाने में सरस्वती नदी हुआ करती थी, तो ये भी इसका पार्ट है सप्त सिंधु का। जिस समय
सरस्वती रिवर हुआ करती थी, उस टाइम पर ये वैदिक पीरियड जो है पनपा था। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको मैप। बाकी आपको पीडीएफ में भी सब मिल जाएगा, तो आप खुद से भी जो है देख सकते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देख पा रहे होंगे आप, ये जो एरिया देख रहे हो आप, ये है आपका सिंधु सभ्यता। ये सिंधु सभ्यता से लोग देखिए माइग्रेट हो रहे हैं गांव की तरफ। इस इमेज में इस चीज को दर्शाया गया है। ठीक है, जैसे ये एक तरीके की इमेज है जो एक कहानी को दर्शा रही है कि लोग कैसे सिंधु नदी के किनारे जो बसते थे, सिंधु घाटी सभ्यता से लोग धीरे धीरे गांव की तरफ, झोपड़ियों की तरफ बस रहे हैं। ठीक है, ये झोपड़ियां देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, और आप एक जहां से वो लोग आ रहे हैं वो बड़ी बड़ी इमारतें देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली एक डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं। चार वेद है, चारों वेदों को हम जल्दी से समझते हैं। और बस ये 20 मिनट का वीडियो हो चुका है। 5 मिनट और, बस 5 मिनट और समझा देता हूँ, बाकी फिर हम मेन मुद्दे पे आते हैं, क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो ऋग्वेद की बात करें तो इसमें जो है स्तुति और प्रार्थना की बात की है। सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। इसमें लगभग 1028 सूक्त देखने को मिलेंगे। ठीक है, देवताओं की स्तुति और प्रार्थना का वर्णन है। मुख्य देवता इंद्र, अग्नि और वरुण है, बस इतना याद रखना है। सेकंड आता है आपका सामवेद। ठीक है, सामवेद संगीत और मंत्र, इसमें ऋग्वेद के मंत्रों को गाकर प्रस्तुत करने की विधि बताई गई है। ठीक है, इससे भारतीय संगीत का आधार माना जाता है। देखो, आपने कई बार ना मूवीज में देखा होगा, मुझे एक्चुअली मंत्र तो नहीं गाते आते, लेकिन आपने देखा होगा मंत्रों को बहुत अच्छे से एकदम कहे कि एनर्जेटिक वे में जो है प्रस्तुत किया जाता है, गाकर सुनाया जाता है। कई सारी मूवीज में आप देखोगे, जब एकदम से मूवीज में देखोगे ना आप कि हीरो और विलन लड़ रहे होते हैं और आखिरी में विलन जीत रहा होता है, एकदम से पीछे एक मंत्र बजता है एकदम फुल बीजीएम के साथ, फुल वॉल्यूम के साथ, और हीरो में एकदम से शक्ति आ जाती है। तो वो जो स्टार्टिंग है वो आपको सामवेद से देखने को मिली थी कि ऋग्वेद के मंत्रों को गाकर सुनाया गया, एक एनर्जी के थ्रू समझाया गया। ठीक है, फिर आता है यजुर्वेद, यज्ञ और अनुष्ठान। यज्ञ का इसमें जो है वर्णन मिलता है। इसमें यज्ञ करने की विधियां और मंत्र दिए गए हैं। आज के टाइम पे जब आप घर में उद्घाटन होता है या किसी के जन्मदिन पर यज्ञ करवाया जाता है, या कोई ऐसे भी कई सारे यज्ञ होते हैं, जरूरी नहीं है कि कोई कारण भी हो, तो यज्ञ करवाए जाते हैं, तो उसमें जो मंत्र होते हैं ना वो आपको यजुर्वेद से देखने को मिलता है। यह मुख्य रूप से पुरोहित द्वारा यज्ञ के समय प्रयोग किया जाता है। पुरोहितों यानी कि जो एक हमारे यहाँ पे पंडित जी आते हैं ना, जो मंत्रों को बोलते हैं, गाते हैं कि अब अग्नि कुंड में डालिए, ठीक है, घी डालिए, अब कहते हैं कि इस हाथ से जो है चावल डालिए, ये जो होता है ना, तो उसे कहते हैं पुरोहित। ठीक है, लास्ट टॉपिक, लास्ट वेद है हमारा अथर्ववेद। देखिए, ये तीनों चीजें हमें समझ आ रही है कि ये नीडेड थी, कि आज का हमारा जो समाज है इसकी जरूरत थी, आज हम इसे देख रहे हैं। लेकिन अगर अथर्ववेद की बात करें, ठीक है, तो अथर्ववेद की बात करें तो इसमें अच्छे पॉइंट्स भी रहेंगे, बुरे पॉइंट्स भी रहेंगे। लेकिन ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद में आपको अच्छी चीजें ही देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन अथर्ववेद में आपको रोगों के उपचार, मंत्र और दैनिक जीवन से संबंधित बातें तो मिलती है, लेकिन साथ में आपको मिलती है ये चीज, जादू टोना। आज आप बोलते हो ना वशीकरण, जादू टोना, ठीक है, पोजेस कर ले दिया जाता है किसी को, है ना, और कहते हैं ना हवा पवन का चक्कर, ये सब चीजें आपको अथर्ववेद से देखने को मिलती है। जो प्रैक्टिसेस लोग करते हैं ना, कि बुरे तांत्रिक कहते हैं जिन्हें, कि बिल्ली का बाल ले लो, किसी का ये ले लो, किसी का कपड़ा उठा लो और फिर कुछ करके सामने वाले को पोजेस किया जाता है। मुझे तो नहीं पता कैसे करता है, बट अथर्ववेद में इसका जिक्र मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आर्यंस पे हम पर चर्चा कर रहे थे कि ये आर्यंस कौन थे जो सप्त सिंधु के किनारे जो है बसे थे। ठीक है, सो मैक्स मुलर ने कहा था कि साउथर्न रसिया से आए थे, है ना, या सेंट्रल एशिया से आए हैं। विलियम जोन्स ने कहा यूरोप से माइग्रेट हुआ है, क्योंकि ये इंडो यूरोपियंस थे। तो विलियम जोन्स का ऐसा मानना था कि ये लोग इंडो यूरोपियन थे, इसलिए यूरोप से माइग्रेट किए होंगे। लेकिन बाल गंगाधर तिलक जी का कहना था कि आर्कटिक से आए थे। वैसे ही दयानंद सरस्वती जी का कहना था कि तिब्बत से आए थे। ठीक है, और ऐसा नहीं कि बस ये चार लोगों ने अपने अपने ओपिनियंस रख दिए और उसके बेस पे हम वेदों को पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे एसी दास और संपूर्णानंद ने कहा कि इंडियंस थे। तो अलग अलग हिस्टोरियंस ने या अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत रखे हैं, इसलिए हम आज तक नहीं जान पाए कि आर्यंस एग्जैक्टली कहाँ से आए थे। ठीक है, बेसिकली हम क्या जानते हैं इनके बारे में कि ये जो भाषा बोलते थे वो संस्कृत बोलते थे। ठीक है, क्या बोलते थे भाषा? संस्कृत, संस्कृत बोलते थे, पहले तो ये याद रखेंगे। ठीक है, लैंग्वेज। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम इनके बारे में क्या कह सकते हैं, इंडो यूरोपियन थे, और इनकी जो कोर लैंग्वेज थी, है ना, वो थी इंडो यूरोपियन। ठीक है, कोर लैंग्वेज जो थी इंडो यूरोपियन। बेसिकली इंडो यूरोपियन जो है कोई लैंग्वेज नहीं है ना, इस लैंग्वेज से जो है आपको हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, जर्मन, फारसी, ये सारी लैंग्वेजेस देखने को मिलती है। ठीक है, तो इंडो यूरोपियन, इसके बारे में एक बहुत ही कहेंगे कंट्रोवर्शियल एक स्टोरी भी है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। ठीक है,
जैसे कि अगर आपने गांधी युग पढ़ा हो या गांधी जी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि जब गांधी जी अफ्रीका में थे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, तो गांधी जी ने लेटर लिखा था व्हाइट पीपल को, ब्रिटिशर्स को, कि आप और हम इंडो यूरोपियंस हैं, आर्यंस हैं, ठीक है। जिस कारण से जो डिस्क्रिमिनेशन आप जो ब्लैक लोगों के साथ कर रहे हो, ब्लैक स्किन पीपल के साथ कर रहे हो, वो आप हम इंडियंस के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। ये गांधी जी ने कहा था। लेकिन आगे चल के उन्होंने अपने चीज को, अपनी जो स्टेटमेंट है उसको करेक्ट करते हुए कहा कि किसी को भी उसके रंग या जन्म स्थान के आधार पे जो है वो नहीं किया जा सकता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। डजेंट मैटर आप आर्यन है कौन है, किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं करना चाहिए। आगे चल के गांधी जी ने ये भी कहा था, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल एक कहें कि एक स्टेटमेंट था गांधी जी की तरफ से, बाकी आगे चल के उन्होंने इसे ठीक भी कर लिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेदों की रचना, ठीक है। तो वेदों के बारे में, वैदिक लोगों के बारे में थोड़ा हमने जान लिया, एक सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट कर लिया हमने, ठीक है, कि वो लोग कैसे होंगे, कैसे रहते होंगे, कैसे खाते होंगे, क्या वगैरह चीजें। अभी हालांकि ये चीज तो और पढ़ेंगे, अभी ये हमने डिस्कस नहीं किया है। तो देखो, वेदों की संरचना हुई हम, अच्छा 10 पॉइंट में इसको खत्म कर देते हैं फटाक से, ठीक है, बस एंड पे आ गए हम, फिर क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। वेदों की रचना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेदों की रचना कर दी। फिर लोहे का आविष्कार हो गया, यानी कि लोहे की खोज हो गई। मैं बार बार आविष्कार क्यों कह रहा हूँ, खोज हो गई। कृषि का विकास हुआ क्योंकि लोहे की खोज हो गई थी। पशुपालन का विकास हुआ, ठीक है। फिर संगीत और मंत्रों का विकास हुआ। ग्रामीण व्यवस्था को जो है यहाँ पे आगे बढ़ाया गया था, क्योंकि इससे पहले जो है शहरी व्यवस्था हुआ करती थी। अब वैदिक पीरियड में आपको ग्रामीण व्यवस्था देखने को मिलेगी। तो हम इसे जो है जल्दी से समझ लेते हैं कुछ पॉइंट्स के थ्रू। तो देखिए, ये आपके सामने दिख रहा है, वेदों की संरचना हुई, उसके बाद लोहे का की खोज हुई, जिसके कारण कृषि को जो है आपको एक इनहेंस मिला, यानी कि बढ़ावा मिला। पशुपालन को बढ़ाया गया, क्योंकि उस टाइम पे जो है पशुपालन, पशुओं के लिए ही युद्ध हुआ करते थे। आपको आगे चल के 10 राजाओं वाला युद्ध भी बताऊंगा। फिर पशुओं के बाद वर्ण व्यवस्था ही, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण आए थे। उसके बाद जो है यज्ञ, यज्ञ वगैरह जो होते थे उनके बारे में जो मंत्र थे ऋग्वेद में, उनको गाकर जो आपको यजुर्वेद में आपको देखने को मिले थे, उसकी सॉरी सामवेद में देखने को मिले थे। फिर सभा समितियां होने लगी थी। राजा महाराजा वाला जो टाइम था उसको एक एनहेंसमेंट मिला था। संस्कृति की स्थापना हो गई थी। हमारी जो आज की संस्कृति है, जो भाषा है, जो हमारे कहे कि रिचुअल्स है, उनकी जो है यहाँ पे स्थापना हो गई थी। संगीत और गांव ये हुआ करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस आने लग गए हमारे। तो हमने अभी तक एक यूनिवर्स क्रिएट किया, 27 मिनट का टाइम लिया, मात्र लाइक ऑलमोस्ट आधा घंटा ले लिया मैंने, थोड़ा लंबा खींच दिया है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ पता है, कि जहां पर हमारे टॉप मोस्ट रिपीटेड 100 क्वेश्चंस हुआ करते थे, उसमें से भी कोर क्वेश्चंस निकालूंगा। टॉप 50 क्वेश्चंस हम आज सिलेक्ट जो है सॉल्व करेंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि वीडियो की लेंथ को आधे घंटे 1.5 घंटे से कम की रखूंगा मैं आज, ठीक है। सो नीडेड नहीं है कि 100 क्वेश्चन हम करें, बार बार रिपीट होते हैं, हम पिछले 2 क्लासेस में वही कर रहे हैं, क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, फिर वही कोई मतलब नहीं निकलता, टाइम वेस्ट होता है। तो हम क्या करने वाले हैं कि आज टॉप मोस्ट रिपीटेड 50 क्वेश्चंस पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा टाइमलाइन को लेकर आ गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे ज्यादा रिपीट होता है टाइमलाइन वाला क्वेश्चन, ठीक है। सो पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना गया जाता है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। सो बेसिकली ये पूछ रहा है अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में। अर्ली वैदिक हमने पढ़ा था कि अर्ली वैदिक पीरियड जो था वो हमारा 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक चला था, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन जो है, बाकी ये दो तो कुछ नहीं है, ये कोई टाइमलाइन नहीं है। ये जो है 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व, ये टाइमलाइन वो टाइमलाइन है जब आपका पोस्ट, यानी कि उत्तर वैदिक पीरियड, उत्तर वाला वैदिक पीरियड, जब लोहे का आविष्कार हो गया था उसके बाद का पीरियड माना जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। एसएससी एमटीएस 2023 ने सवाल पूछा और बीपीएससी ने भी पूछा है। तो यही अभी हमने पढ़ा कि जो उत्तर वैदिक है, जो अर्ली वैदिक के बाद स्टार्ट होता है, लोहे के आविष्कार के बाद, वह हमारा 1000 ईसा पूर्व से लेकर 6000 ईसा पूर्व तक, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। यूपीएससी ने पूछा है सवाल, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछा है। इसका राइट आंसर रहेगा श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। याद रखना है, श्रेष्ठ या कुलीन अर्थ होता है आर्य का मतलब। क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। देखो, थोड़ा सा ट्रिक से खेल लिया यहाँ पे सवाल में, क्योंकि बहुत इजी हो जाता है ना, आप इतना सा पढ़ लोगे, आप सारे सवाल लगा दोगे। तो ये एसएससी सीएचएसएल और एमपीपीएससी नहीं चाहते कि आप ऐसा करो, राइट। तो ऋग्वैदिक पीरियड का बोल रहा है, दैट मीन्स कि वो कह रहा है पूर्व वैदिक पीरियड की बात चल रही है, अर्ली वैदिक पीरियड की बात चल रही है, जो कब रहा है, जिसका टाइमलाइन क्या रहा है, 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक,
इस टाइम पे जो वैदिक पीरियड था उसकी बात चल रही है। उस टाइम पे जो लोग हैं उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन, और इसके बाद जो आपका कहें कि उत्तर वैदिक पीरियड है, ठीक है, उसमें जो लोगों का व्यवसाय था वो कृषि था। तो एक ही टाइमलाइन में लोगों का व्यवसाय बदल गया था उस टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ ओरिजिन ऑफ म्यूजिक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो जैसा कि हमने समझा था कि जो ऋग्वेद के मंत्र थे उन्हें ही गा कर समझाया गया था सामवेद में, ठीक है। इसका राइट आंसर रहेगा सामवेद। सामवेद में क्या करा था कि जो ऋग्वेदिक पीरियड के जो मंत्र थे उन्हें गाकर सुनाया गया था। तो संगीत का जो ओरिजिन माना गया है वो सामवेद को माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम विधि निर्माता, फर्स्ट लॉ मेकर कौन है? यूपीएससी ने पूछ लिया है सवाल, एसएससी ने पूछा है सवाल, ठीक है। मुझे तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल लग रहा है क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चंस माने जाते हैं, ठीक है। ये टाइमलाइन वगैरह, ठीक है, मुख्य व्यवसाय क्या था, ये सब चीजें जो देखा जाए ना, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ट्रेंड जा चुका है। अब जो नए क्वेश्चंस बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं। तो प्रथम विधि निर्माता वो मनु हुआ करता था, ठीक है, मनु। बाकी चाणक्य, चंद्रगुप्त ये तो बाद में आते हैं, बहुत बाद में आते हैं। सेल्यूकस, निकेटस ये भी बाद में आता है, इनका अलग है। आप आगे के लेक्चर्स में जब पढ़ाऊंगा ना तो बताऊंगा ये क्या चीजें हैं। बट इसका राइट आंसर रहेगा जो मनु। मनु बेसिकली एक जो है ग्रंथ हुआ करता था जिसमें जो है न्याय से रिलेटेड जो है बातें लिखी गई थी, इसीलिए उसे जो है प्रथम विधि निर्माता कहा गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आ चुके हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी मार्क कर लेते हैं अब हम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सच में। सो ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है? देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर इसमें शूद्र की जगह वैश्य लिखा होता, क्षत्रिय लिखा होता, ब्राह्मण लिखा होता, तब भी इसका आंसर जो रहेगा वो आपका रहता 10वें मंडल में, ठीक है। 10वें मंडल में क्यों रहता है मैं बताता हूँ। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त, किसमें? पुरुष सूक्त, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है ना, तो ये सब वर्ड से डरना है। बस ये जो है कुछ बहुत ज्यादा डीप स्टडी नहीं है, अगर आप इसे प्रैक्टिस भी कर लोगे तो याद हो जाएगा। देखो पुरुष सूक्त, ठीक है। ऋग्वेद का 10वां मंडल जिसमें पुरुष सूक्त है उसमें आपको देखने को मिलेगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों देखने को मिलते हैं। तो अगर यहाँ पर इसकी जगह आपको ब्राह्मण या वैश्य भी देखने को मिलता तब भी इसका आंसर यही आता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। सो बेसिकली ये क्वेश्चन आया है ग्रुप डी में और बीपीएससी ने पूछा है पुराणों की संख्या कितनी है? सो बेसिकली वेदों में पुराणों की संख्या जो है 18 मानी गई है, जिसमें आपको विष्णु पुराण, शिव पुराण, बहुत सारे पुराणों के आपने नाम सुने होंगे, और उसमें भी 18 उप पुराण भी देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो 18 रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है अस्तु मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? एसएससी, एमटीएस और एमपीपीएससी ने सवाल पूछा है। तो आपने ना बेसिकली ये जो लाइन से अस्तु मा सद्गमय, इसके आगे होता है तमसो मा ज्योतिर्गमय, ये आपने स्कूल वगैरह में जो है बेसिकली सुना होगा। और ये जो लिया गया है वो लिया गया है यजुर्वेद से, जैसा कि हमने ट्रिक से याद किया था कि यजुर्वेद का जो रिलेशन है वो यज्ञ से है, और ये यज्ञ का एक मंत्र है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? यूपीएससी ने पूछा है 2023 में और एसएससी सीपीओ ने पूछा है 2025 में। इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर रहेगा मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और बेसिकली सत्यमेव जयते जो है एक इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हमारा नेशनल मोटो यानी कि राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भी है। आपको देखने को मिलेगा जो 3 शेर वाला जो लोगो होता है ना जो इंडिया का, उसमें भी आपको सत्यमेव जयते देखने को मिलेगा। बेसिकली जो राष्ट्रीय जितने भी कहें कि चीजें होती है उसमें राष्ट्र जो आपका राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वो सत्यमेव जयते यूज किया जाता है, और ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ठीक है, सोम देवता हुआ करते थे वैदिक टाइम में, तो उसका जो 9th है यानी कि 9वां मंडल जो है वो पूरे तरीके से सोम देवता को जो है समर्पित था। और बेसिकली सोम का अर्थ क्या होता है बता देता हूँ। आपने सोम रस सुना होगा, ठीक है। तो वैदिक पीरियड में क्या होता था कि सोम एक बहुत ही पवित्र पौधे को कहा जाता था। सोम एक बहुत ही पवित्र पौधे के रस को कहा जाता था जो कि यज्ञ में जो है देवताओं की आपूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। याद रखेंगे इससे। तो 9वां मंडल जो था वो सोम को समर्पित था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध यानी दशराग्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? एसएससी सीजीएल ने और यूपीपीएससी ने सवाल पूछा है 2022 और 2024 में। तो बेसिकली इसका आंसर तो बहुत ही सिंपल रहेगा, बट इसकी स्टोरी बहुत ही अच्छी है। उस स्टोरी में जो है आपके 5 से 10 क्वेश्चन बन जाएंगे 10 राजाओं के युद्ध के, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि 10 राजाओं का युद्ध किन के बीच में हुआ था। तो ये देखा जाए तो 10 राजाओं का युद्ध नहीं था, ये 11 राजाओं का युद्ध था।
क्योंकि इसमें एक राजा थे राजा सुदास और दूसरी तरफ थे 10 राजा। ठीक है, तो हुआ ये था कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पर्सन को जिन्हें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इनका नाम है राजा सुदास। ठीक है, ये राजा सुदास, और इनके जो मेन पंडित हुआ करते थे इनके राज्य के, वो थे राजा ऋषि विश्वामित्र। तो ऋषि विश्वामित्र और राजा सुदास ये दोनों एक ही राज्य में थे, बढ़िया चल रहा था सब कुछ। ठीक है, लेकिन किसी कारणवश जो राजा सुदास है वो ऋषि विश्वामित्र को उनके पद से हटा देते हैं, उनकी पोजीशन से हटा देते हैं। और इतने बड़े राज्य के मेन पंडित होने के बाद अगर उन्हें ऐसे पद से हटाया जाता है तो ये बहुत ही अपमानजनक हुआ होगा उनके साथ। और उनके पोजीशन पे जो है ये ले आते हैं ऋषि वशिष्ठ को। ठीक है, तो इनके साथ हम बना देते हैं ऋषि वशिष्ठ। ठीक है, एक इमेजिनेशन के लिए कि अब इनके साथ में जो है ऋषि वशिष्ठ आ गए। ठीक है, अब ये दो लोग हो जाते हैं। तो जो ये पर्सन है ऋषि विश्वामित्र, इनको बहुत ही इंसल्टिंग फील होता है कि मुझे मेरी पोजीशन से हटा दिया। तो ये क्या करते हैं, ये जो आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये आसपास के 10 राज्यों से, 10 कबीलों से या 10 ग्रुप से 10 राजाओं को इकट्ठा करते हैं और उन्हें जो है कहते हैं कि हम सब जो है मिलकर आक्रमण करेंगे राजा सुदास पे और उनको उनके पोजीशन से हटाएंगे और वो राज्य तुम लोग रख लेना। ठीक है, हो सकता है कुछ और बात हुई हो, बट ये बात होती है। ये जो युद्ध रहता है वो रावी नदी के किनारे होता है, जिसे कहते हैं परुष्णी नदी। ठीक है, वेदों में रावी नदी का जो नाम है वो परुष्णी नदी के नाम से मिलेगा। जितनी भी नदियां ना, उनके वेदों में नाम जो है, पुराने नाम आपको अलग मिलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्विस्ट वाली चीज पता है क्या होती है, वो ये होती है कि 10 राजाओं से युद्ध होने के बावजूद इस युद्ध में राजा सुदास जो है, जो कि भरत ट्राइब के थे, उनकी ट्राइब का नाम था भरत। ठीक है, जो राजा सुदास है वो इस युद्ध को जीत जाते हैं। माना जाता है कि दो रीजन से जीते होंगे, दो थ्योरीज आती है, या तो ग्रेट लीडरशिप, और कहें कि अच्छा एक कहें कि बहुत ही लीडरशिप भरी चीज करी थी इन्होंने, जो ऋषि वशिष्ठ थे उनके साथ में सेकेंडरी जो आए थे, सेकंड नंबर के मेन पंडित, इसलिए जीते होंगे। और दूसरा रीजन जो देखने को मिलता है वो ये है कि जो भरत ट्राइब का जो कहें कि जियोग्राफिकल लोकेशन है ना, वो आज के हरियाणा और उत्तर राजस्थान के तरफ है। और आपको पता ही होगा कि राजस्थान और हरियाणा का जो एक क्षेत्र है जिसे कहते हैं खेड़ी, उस क्षेत्र में कॉपर की बहुत ही बड़ी खदानें, इनफैक्ट हिंदुस्तान की, पूरे इंडिया की सबसे बड़ी खदानें आपको वहां देखने को मिलेगी। तो कॉपर की भरपूर मात्रा होने के कारण जो औजार थे उसमें संपूर्ण रहे होंगे राजा सुदास। ठीक है, निपुण रहे होंगे, जो औजारों की जो शक्ति है, जो वेपन्स है उनके पास भर भर के रहे होंगे, इस रीजन से जीतते होंगे। तो दो थ्योरीज आती है। ठीक है, होगा दोनों रीजंस, हो सकता है दोनों रीजंस हो, या हो सकता है कोई एक रीजन इनमें से इनके जीतने का। बट एंड ऑफ द डे 10 राजाओं से युद्ध होने के बावजूद भी राजा सुदास इस युद्ध को जीत जाते हैं। और आगे चल के इस भरत ट्राइब से ही आज के समय में हमारे भारत का नाम जो है भारत पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली इंडिया के जो नाम है वो एक इंडिया है, हिंदुस्तान देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो हम लोकली हमारे देश को नाम देते हैं वो है भारत। तो भारत नाम कहाँ से आता है, भरत ट्राइब से आता है। और उसमें बहुत ही बड़ा हाथ जो है, बहुत योगदान जो है वो राजा सुदास का देखने को मिलता है। याद रखेंगे, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, परुष्णी नदी। तो 10 राजाओं वाली कहानी भी मैंने आपको सुना दी है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व लैंड रिवेन्यू की दर क्या थी। यूपीएससी ने सवाल पूछा है, एसएससी सीएचएसएल ने सवाल पूछा है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन का मतलब हो रहा है टैक्स सिस्टम। आज के टाइम पे अगर हम टैक्स सिस्टम समझे तो अलग अलग चीजों पे अलग अलग तरीके का टैक्स देना पड़ता है। अगर हम प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो हम उस पर जीएसटी पे करते हैं, गुड सर्विस टैक्स पे करते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है जो इनकम पे देते हैं, कुछ टैक्स अलग अलग चीजों पे दिया जाता है, जैसे नेट इनकम पे दिया जाता है। ठीक है, तो आज का टैक्स सिस्टम जो है डिपेंड करता है आप कहाँ से अर्निंग कर रहे हैं। राइट, लेकिन उस टाइम पे जो मेन रिवेन्यू हुआ करता था वो लैंड रिवेन्यू था, आप जमीन से ही आय करते थे। राइट, तो उस हिसाब से देखा जाए तो धर्मशास्त्रों और मनुस्मृति, जिसकी बात हमने थोड़ी देर पहले की थी, मनुस्मृति उस टाइम का जो था वो न्याय से रिलेटेड जो है बातें लिखी थी उसमें। और धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की बात करें तो राजाओं को प्रजा का 1/6 वाला भाग, यानी 1/6 भाग जो है एज ए टैक्स देना पड़ता था, दर के रूप में दिया जाता था। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1/6 भाग। ठीक है, यानी कि अगर आप 6 रुपए कमाते हो, ठीक है, तो उसमें से जो है 1 रुपया है वो आपको राजाओं को एज ए टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में निष्का से जाने जाते थे, यानी कि निष्का किसे कहते थे। एसएससी ने पूछा है सवाल और एमपीपीएससी ने पूछा है सवाल। तो निष्का जो है स्वर्ण के आभूषण हुआ करते थे। ठीक है, जो गले में पहना जाता था। ठीक है, जैसे आज के टाइम पे हार होता है। ठीक है, आज के टाइम पे तो अलग अलग फैशन होती है, उसके हिसाब से चीजें बनती है। बट निष्का जो प्राचीन भारत में वैदिक पीरियड में जो है स्वर्ण का एक आभूषण होता था,
आगे चल के इसे जो है मुद्रा के रूप में भी यूज किया गया, चीजें लेने देने के रूप में भी, बार्टर सिस्टम में भी इसका यूज किया गया था। तो निष्का जो है स्वर्ण से बना एक आभूषण हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? एमटीएस और रेलवे दोनों ने सवाल पूछा है। सो अगर आप इन चारों ऑप्शंस में से, जो कि ऑप्शन है पतंजलि, गौतम, जैमिनी, शंकराचार्य, इनमें अगर आप गेस भी करोगे ना तो इजीली आप जो है यहाँ पे ऑप्शन को सिलेक्ट कर पाएंगे। सो इसे हम ऐसे कनेक्ट करेंगे कि आज के टाइम पे अगर आप के लाइक आप ये वर्ड सुनते हो योग या योगा, तो आपके दिमाग में जो है बाबा रामदेव आते होंगे, पतंजलि उनका जो ब्रांड है जिसके ब्रांड एम्बेसडर है वो आता होगा, राइट? तो पतंजलि जो है इसका राइट आंसर रहेगा। पतंजलि जो है ये प्रतिपादक थे योग दर्शन के, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है? यूपीएससी ने पूछा है, बीपीएससी ने सवाल पूछा है, तो क्वेश्चन का लेवल भी बहुत अच्छा है। सो बेसिकली इसका जो राइट आंसर रहेगा वो दर्शन रहेगा, दर्शन पर आधारित होती है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं फिलोसॉफी। वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक या सब्जेक्ट, कि फिलोसॉफिकल जो चीजें होती है ना, कि आत्मा है या नहीं है, ठीक है, जो मन में मनुस्मृतियां इकट्ठी होती है, कई सारे ऐसे सवाल होते हैं हमारे जीवन से लेके, तो उसके ऊपर जो फिलोसॉफी है कि भगवान है या नहीं है, ठीक है, ये सारी जो चीजें होती है, इनके जो सवाल होते हैं, इनके आंसर हमको मिलता है दर्शन में, फिलोसॉफी में। ठीक है, एक छोटी सी बात बताता हूँ इससे रिलेटेड में। कई बार क्या होता है ना, कि एक सवाल उठता है फिलोसॉफिकल सवाल कि भगवान है या नहीं है, ठीक है। तो जब एक पक्ष कहता है कि भगवान है, तो वो हो जाता है आपका आस्तिक, आस्तिक वर्ण हो जाता है, आस्तिक ग्रुप हो जाता है। और जब कहा जाता है कि भगवान नहीं है, तो उसे कह दिया जाता है नास्तिक वर्ण, ठीक है, नास्तिक ग्रुप। ठीक है, सो बेसिकली अगर आपको भगवान है या नहीं है इस सवाल का आंसर ढूंढना है, तो आपको अलग से उन एक पर्टिकुलर ग्रुप से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। भगवान नहीं है तो मुझे ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको वेदों में ही दोनों के आंसर मिलेंगे, दोनों प्रकार की बातें मिलेगी। भगवान का होना नहीं होना, इन दोनों को जो है आपको उपनिषद में देखने को मिलेगा। और बेसिकली अगर आप वेदों को ध्यान से पढ़ते हैं तो उसमें फिलोसॉफी में जो है कई बार इसका जिक्र होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है? दर्शन पर आधारित है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फिलोसॉफी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ठीक है, तो चरक अगर आपने पहले भी ये वर्ड सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो आप इसे कनेक्ट कर दो चिकित्सा से। ठीक है, जो मेडिकल से रिलेटेड चीजें होती है ना, चिकित्सा से रिलेटेड चीजें, वो आपको देखने को मिलेगी चरक संहिता में। ठीक है, जो आज के टाइम पे जो एडवांस जो चीजें होती है, जो हम ऑपरेशंस कर रहे हैं, ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, वो उस जमाने में भी हुआ करते थे, एक लेवल तक हुआ करते थे। वो चरक संहिता में आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी चिकित्सा से रिलेटेड। तो अलग अलग बुक्स में, अलग अलग उपनिषदों में, वेदों में जो है आपको अलग अलग चीजों के बारे में देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है, वेदों की संख्या कितनी है? जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे भी चीजें पूछता है वो, उपनिषद कितने हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें पूछ लेता है वो, तो सब नंबरिंग वगैरह हम रट भी सकते हैं, कोई रटने वाली क्या चीज है इसमें, बस एक बार समझ लो। बाकी तो हमको उनके नाम भी पढ़ने हैं, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो सारी चीजें एक बार में याद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता का नाम बताएं जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई। एसएससी सीपीओ ने पूछा, यूपीपीएससी ने सवाल पूछा है। मतलब बेसिकली ऋग्वैदिक काल यानी कि पूर्व वैदिक काल कहें जिसे, अर्ली वैदिक पीरियड, उस टाइम पे यानी कि 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व की का सवाल है कि उस टाइम पे सबसे बड़े देवता का नाम बता, तो उस टाइम पे सबसे बड़ा देवता कौन हुआ करता था? ठीक है, तो हमने 3 देवता के नाम पढ़े थे, इंद्र, अग्नि, वरुण। ठीक है, लेकिन उनमें भी सर्वश्रेष्ठ किसे माना गया था, जिनके ऊपर 250 सूक्तों की रचना कर दी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा इंद्र। ठीक है, उस टाइम पे सबसे प्रधान देवता जो है इंद्र को माना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया था? यूपीएससी ने सवाल पूछा है और ये बीपीएससी ने 2021 में सवाल पूछा है। तो इसका आंसर जो रहेगा थोड़ा सा स्ट्रेंज लगेगा आपको, इसका जो आंसर है वो है अथर्ववेद। आपको याद होगा अथर्ववेद किस बारे में है? अथर्ववेद बेसिकली जादू टोने के लिए फेमस था। ठीक है, कि रोग वगैरह से बचने के लिए जो जादुई मंत्र होते थे उनका यूज करके आप बच सकते थे, ये सारी चीजें जो उस जमाने से आई है। ठीक है, लेकिन इसे जो है लोक जीवन वेद भी कहा जाता है, बट इसी में आपको जो है सभा, समिति, राजनीति से जुड़ी बातें मिलेगी, जो कि प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, क्योंकि प्रजापति यानी कि जो मेन पर्सन होता है ना, जो प्रजा का ध्यान रखना होता है, राजा होता है जो, सो बेसिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सभा और समिति, इनके थ्रू एक डिसीजन मेकिंग सही तरीके से हो पाता है।
इसलिए जो है सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था। एसएससी सीजीएल और एमपीपीएससी में पूछा गया सवाल है। इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा गौतम ने। ठीक है, इसको है ना ट्रिक से याद कराता हूँ मैं, क्योंकि मेरे जो टीचर्स थे जहाँ मैंने पढ़ा था उसे ट्रिक से याद करवाया गया था, और बाकी की जो चीजें है ना जैसे जैमिनी, कपिल ने, चारवाक ने, है ना, इन्हें भी हम ट्रिक से याद कर सकते हैं कि इन्होंने क्या प्रचारित किया था। ठीक है, लेकिन अभी न्याय दर्शन पर आते हैं। तो बेसिकली गौतम किनका नाम था? गौतम बुद्ध का नाम था। गौतम बुद्ध जो थे जो है महात्मा बनने से पहले, ज्ञान प्राप्ति से पहले, यानी कि जो घर उन्होंने त्यागा था उससे पहले वो एक राजकुमार हुआ करते थे। आगे चल के वो राजा बन सकते थे। राजा का काम क्या होता है? न्याय कराना, राइट। तो गौतम बुद्ध से हम इन्हें कनेक्ट करके याद कर सकते हैं कि न्याय दर्शन का प्रचारित किसने किया था? गौतम ने किया था। याद रखेंगे। ऐसे ही छोटी छोटी ट्रिक्स से हम ऐसे जो डीप क्वेश्चंस होते हैं ना, उन्हें रटने की जरूरत नहीं है, बस कनेक्ट कर दो आपस में। ठीक है, तो ऐसे हम कनेक्ट करके जो है आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ठीक है, गायत्री मंत्र तो आपको पता ही होगा, ओम भूर्भुवः स्वः वाला। ठीक है, सो ये जो है किस पुस्तक में मिलता है, यानी कि किस वैदिक पुस्तक में मिलता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऋग्वेद रहेगा। ऋग्वेद में जो गायत्री मंडल है वो तीसरे मंडल में है। ठीक है, गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में, तीसरा मंडल भी लिख देता हूँ यहाँ पे, तीसरा मंडल, ये भी पूछ लेता है। ठीक है, और उसमें जो है बेसिकली वो सूर्य देव को समर्पित मंत्र है। ठीक है, तो ये दो तीन बातें याद रखना है कि गायत्री मंत्र जो है सूर्य देव के लिए होता है, उसमें ऋग्वेद में है और तीसरे मंडल में। ये तीन चीजें याद करोगे, 3 सवाल बन जाते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? ठीक है, एसएससी ने और यूपीपीएससी ने सवाल पूछा है, तो ज्यादातर इसका जो लोग हैं या स्टूडेंट्स है वो इसका आंसर इंद्र लगाएंगे, बट इंद्र सही आंसर नहीं है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा प्रजापति। क्योंकि यहाँ पर एक ट्रिक से जो है बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि उत्तर वैदिक पीरियड की बात चल रही है, ना कि पूर्व वैदिक पीरियड की बात चल रही है। ठीक है, जब पूर्व वैदिक पीरियड चल रहा था उस टाइम पे इंद्र को सबसे बड़ा देवता माना गया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, आगे चल के जो हमने कंपाइलेशन किया वेदों का, पुराणों का, ठीक है, उससे पता चलता है कि उत्तर वैदिक पीरियड में प्रजापति को जो है सर्वोच्च देवता की उपाधि मिली। तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, उत्तर वैदिक काल में प्रजापति, और जो पूर्व वैदिक काल है, पूर्व वैदिक काल, उसमें जो थे वो इंद्र हुआ करते थे। ठीक है, ये भी याद रखना है हमको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 संस्कार आपने सुना होगा, 36 गुण होते हैं, 36 के 36 गुण मिलाए जाते हैं, 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कारों में भी विवाह हो गया, नामकरण हो गया, ऐसी चीजें होती है। तो ये हमारे जो है वेदों का जो कहें कि स्पार्कल जो है हमको आज तक हमारे हिंदुइज्म में, सनातन में देखने को मिलता है। तो संस्कारों की कुल संख्या जो है 16 बताई गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। बीपीएससी और एमपीपीएससी ने सवाल पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। ऋग्वेद में क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहा है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? एसएससी सीएचएसएल और रेलवे ने सवाल पूछा है। सो है ना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना है। सबसे पवित्र नदी जो है सरस्वती को माना गया था। ठीक है, जो कि आज के टाइम पर एग्जिस्ट नहीं करती है। सरस्वती नदी जो बेसिकली आपके हिमालय से निकलते हुए जो है आपके सिंधु नदी के पैरेलल बहती थी, और जो है आपके अरब सागर में गुजरात से रण ऑफ कच्छ के थ्रू जो है अरब सागर में मिल जाती थी। लेकिन आज के टाइम पे नदी एग्जिस्ट नहीं करती है, बट उस जमाने में जो है सरस्वती नदी को, वैदिक पीरियड में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ठीक है, यूपीएससी ने पूछा है सवाल, एसएससी सीजीएल ने पूछा है, थोड़ा सा डीप लेवल का क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर बता देता हूँ पहले तो मैं आपको। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो उल्लुक कणाद रहेगा। ठीक है, उल्लुक क्या है, कणाद क्या है, वैशेषिक दर्शन क्या है, सब समझाता हूँ मैं आपको अभी। ठीक है, इसी में आपके कई सारे सवाल जो है यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं। सो बेसिकली कणाद जो होता है वो प्राचीन भारतीय दार्शनिक थे। ठीक है, दार्शनिक थे यानी कि फिलोसोफर थे, और उन्हें वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है। प्रतिपादक यानी कि जिन्होंने वैशेषिक दर्शन को जो है संदर्भ में समझाया है। ठीक है, इन्हें उलुक भी कहा जाता था। कणाद जो थे उन्हें उलुक भी कहा जाता था, इन्हीं का नाम है ये। उसी कारण से जो है वैशेषिक दर्शन का मुख्य विचार, इस दर्शन का मुख्य विषय जो था वो पदार्थ यानी कि मैटर, और प्रकृति की संरचना यानी कि कण, यानी कि जिसे कहते हैं एटम्स, कि ये जो धरती है, जो पृथ्वी है, वो कणों से बनी है, एटम से बनी है। इसके बारे में हमें वेदों से पता चलता है। आज के टाइम पे अगर आप हिस्ट्री पढ़ो, सॉरी साइंस पढ़ोगे ना, तो केमिस्ट्री फिजिक्स क्या बताता है कि मैटर किसने बताया था, एटम किसने बताया था, जो
व्हाइट पीपल है जो अंग्रेज, उन अंग्रेजों के नाम आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वेदों में इस चीज का जो है प्रॉपर डिटेल में बता दिया गया था। यानी कि आज के अराउंड 3000 साल पहले, 2500 साल पहले ही हमें पता था कि कणों से बनी हुई है धरती, मैटर क्या होता है हमें पहले ही पता था। जस्ट बिकॉज वो संस्कृत में थे इसलिए उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। ठीक है, तो वैशेषिक दर्शन जो थे उसके प्रतिपादक जो है उलुक कणाद थे, एक फिलोसोफर थे वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन यानी कि फिलोसॉफी के प्रतिपादक कौन थे? थोड़ा सा डीप लेवल का क्वेश्चन है ये। अगर हम इतने डीप में सभी सवालों को जो है डायरेक्टली पढ़ते हैं बुक्स के थ्रू, वेदों के थ्रू, फिर हम बाकी के सब्जेक्ट जो है नहीं कवर कर पाएंगे। तो इसको है ना ट्रिक के माध्यम से याद कराता हूँ, जो ट्रिक मेरे टीचर्स ने यूज की थी उस ट्रिक के यूज करके। ठीक है, सो जो दर्शन है उसका नाम है पूर्व मीमांसा। ठीक है, पूर्व यानी पहले। तो इसकी जो ट्रिक जो है मैंने सीखी थी वो ये थी कि जस्ट इमेजिन कि क्लासरूम है, उस क्लासरूम में एक टीचर है, उन्होंने एक टॉपिक पढ़ाया, उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद उन्होंने बताया कि नेक्स्ट इसी टॉपिक या इसी जो कॉन्सेप्ट है इसी के जो है कल टेस्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट डे टेस्ट होता है, जो बच्चों ने पढ़ा था वो इसका आंसर दे पा रहे थे। ठीक है, ठीक है, ये सिस्टम ऐसा ही होता है, रियल में भी ऐसा ही होता है, जो मैं कहानी बता रहा हूँ उसमें भी ऐसा ही हुआ। लेकिन इमेजिन करो कि जो टेस्ट है वो जो है पहले ले लिया जाए, यानी कि पूर्व में ले लिया जाए। ठीक है, अगर उस टेस्ट को पूर्व में ले लिया जाए, पढ़ाने के पूर्व पहले ही पूछ लिया सवाल, ठीक है, तो ये बात आपको जमेगी क्या? नहीं जमेगी। तो इसका जो ट्रिक है वो ये है कि पूर्व से जैमिनी। ठीक है, पूर्व में अगर सवाल पूछ लो तो ये बात जमेगी? नहीं जमेगी, तो जैमिनी। तो इसको जो है पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? जैमिनी थे, याद रखेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। अब सामने है क्वेश्चन नंबर 28। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ठीक है, एसएससी, एमटीएस और बीपीएससी ने सवाल पूछा है। तो जिस ट्रिक से मैंने आपको ये पूर्व मीमांसा के बारे में बताया था उसी ट्रिक को कंटिन्यू करके हम जो है उत्तर मीमांसा के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर पूर्व में सवाल पूछ लिया जाए तो बात जमेगी नहीं, तो पूर्व मीमांसा का आंसर रहेगा जैमिनी। लेकिन अगर उत्तर मीमांसा हो कि उत्तर दीजिए, अगर आपसे पूछ लिया टीचर ने कि उत्तर दीजिए और आपको उत्तर नहीं पता है, तो आप क्या बोलोगे? उत्तर देंगे बाद में। ठीक है, उत्तर देंगे बाद में। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो बादरायण रहेगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा बादरायण। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि जो सवाल है ना ये अपने आप में 4 सवाल कंसिस्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि मीमांसा या पूर्व मीमांसा वो एक ही है, वेदांत या उत्तर मीमांसा वो एक ही है। ये अपने आप में 2 सवाल बन जाते हैं जिन्हें कंपाइल कर दिया गया है। उससे हम बेनिफिट क्या हो रहा है कि हमें अलग से वेदांत वर्ड नहीं समझना पड़ रहा है। वेदांत यानी उत्तर मीमांसा, उत्तर देंगे बाद में, ये एक ट्रिक है। उस ट्रिक से हमने उत्तर मीमांसा के दर्शन प्रतिपादक को भी पढ़ लिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बादरायण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं हम। ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? जैसे कि स्टार्टिंग के 25 मिनट जो हमने पढ़ा उसमें ही मैंने क्लियर कर दिया था कि अघन्य गाय को कहा गया था, गाय को मारा नहीं जाना चाहिए, इस बारे में जो है उल्लेख मिलता है वेदों में, और गाय को ही सर्वोच्च धन माना गया था। तो गाय के लिए यूज किया गया था अघन्य, जिस जो मारने योग्य नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, गाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे बढ़ते हैं हम। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, एसएससी और एमपीपीएससी दोनों ने सवाल पूछा है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, कानून में, कानून से सॉरी। इसमें आपको मनुस्मृति कहते हैं, जिसे मनु भी कहते हैं, कानून से यानी कि इसमें जो है आपको न्याय से रिलेटेड बातें देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसमें कहते हैं कि सजा देना और कानूनी जो चीजें होती है ना उस जमाने में जो वैदिक पीरियड में हुआ करती थी वो सब आपको जो है मनुस्मृति मुख्यतः देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्याय के रचनाकार कौन थे? रेलवे, एनटीपीसी और एसएससी ने सवाल पूछा है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पाणिनि। ठीक है, पाणिनि कौन थे मैं बताता हूँ आपको। पाणिनि बेसिकली फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर कहा जाता है जिन्हें। पाणिनि जो है एक ग्रामरिस्ट थे, या कहें कि व्याकरणार्थ थे। ठीक है, व्याकरणाचार्य थे। ठीक है, जिन्होंने अष्टाध्याय की रचना की थी जिसमें 4000 सूत्र थे, वो भी संस्कृत भाषा के शब्दों धातुओं से रिलेटेड थे। ठीक है, इसीलिए इन्हें संस्कृत ग्रामर का फादर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ? एसएससी, सीपीओ और यूपीपीएससी ने सवाल पूछा है। तो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जिस नदी का उल्लेख होता है वो है नदी सिंधु। सिंधु उस जमाने में एक बहुत ही प्राचीनतम नदी, बहुत ही विशाल नदी के रूप में उभरी थी, जिसपे कई लोगों की कई
जीवन शैली जो है डिपेंड करती थी, क्योंकि उस जमाने में जो लोग थे, आज के टाइम पे भी ऐसे ही होता है, जो बड़ी नदियां उन्हीं के किनारे जो है बड़े शहर बसाए जाते हैं, लोग रहते हैं। ठीक है, तो सिंधु नदी का जो उल्लेख है वो सबसे ज्यादा होता है ऋग्वेद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? कि आर्यंस जो है वो आर्कटिक से आती है, किसने कहा था? यूपीएससी ने सवाल पूछा है। मुझे आइडिया नहीं था कि सवाल डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा। आपको स्टार्टिंग के एक कहें कि थेवरीज वाला जो एक टेबल था, एक स्लाइड थी, उसमें मैंने समझाया था कि किसने आर्यंस के बारे में क्या कहा था। उसी स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा कि जो आर्यंस का आर्कटिक वाला जो कहें कि थ्योरी थी ना, वो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था कि जो आर्यंस थे वो आर्कटिक से आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त यानी हिम्स हैं? एसएससी एमटीएस और एमपीपीएससी ने सवाल पूछा है। तो देखो, पहले तो ना मैं एक चीज क्लियर करता हूँ। एसएससी एमटीएस जो है 10th लेवल का एग्जाम होता है, और एमपीपीएससी एक पीएससी एग्जाम है, एक स्टेट लेवल का एग्जाम है जो ग्रेजुएशन लेवल पे होता है। ठीक है, दोनों में देखो कितना डिफरेंस है। एक 10th लेवल का एग्जाम है, ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम। इन जिन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया ना, उससे हमें समझ में आता है कि हिस्ट्री का कोई पर्टिकुलर लेवल नहीं है कि वो क्या पूछने वाला है। वो किसी भी एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। आपको जो है या तो पढ़ने के लिए सब कुछ कम है, या तो थोड़ा पढ़ के भी आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर कर सकते हो। तो बेसिकली प्रैक्टिस एंड प्लस कॉन्सेप्ट, ये जो ट्रिक रहेगी ना, ये बेस्ट मानी जाती है हिस्ट्री पढ़ने के लिए, क्योंकि जितना पढ़ोगे उतना कम है हिस्ट्री में। पूरा जीएस की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पे पूछा है ऋग्वेद में कितने सूक्त है। इसका राइट आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी 1028 रहेगा। 10 मंडलों में है ये, और 1028 हिम्स यानी कि सूक्त है। और ये विभिन्न जो है देवताओं के ऊपर जो है कहीं के लिखे गए थे। सो इसका राइट आंसर ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? एसएससी सीजीएल और रेलवे ने सवाल पूछा है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा उत्तर वैदिक काल में। मैं आपको लॉजिक भी बताता हूँ कि उत्तर वैदिक काल में क्यों हुआ था। क्योंकि आपको पता होगा कि वर्ण व्यवस्था जो है उत्तर वैदिक काल में आई थी। पहला वर्ण ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, आपको बताया था। तो गोत्र व्यवस्था का जो प्रचलन है उत्तर वैदिक में काल में आया था, क्योंकि इस टाइम पे जो है क्लासीफाई कर दिया गया था लोगों को उनके वर्ण के हिसाब से। और वो गोत्र वाली चीज आपको आज भी देखने को मिलेगी। जब भी शादी वगैरह समारोह होते हैं, दो लोगों के बीच में शादी की बात होती है, तो गोत्र मैच किया जाता है। और इसका जो उद्देश्य था वो कहे कि वंश को पहचानने के लिए किया गया था, कि आपके वंश को पहचानने के लिए जो है गोत्र सिस्टम जो है प्रचलन में आया था उस टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में विपाशा किस आधुनिक नदी का नाम था? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि विपाशा नाम की जो नदी पुराने जमाने में हुआ करती थी, उसका आज का नाम क्या है? ठीक है, उसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा व्यास। जो आज के टाइम पे आपको देखने को मिलेगी अराउंड नॉर्थ इंडिया से लेके जो पाकिस्तान की तरफ बहती है व्यास नदी, उसका जो ओरिजिनल नाम था वो विपाशा हुआ करता था। मैं आपको एक टेबल बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, जिस स्लाइड में जो आज की नदियां हैं उनके जो ओजी नाम यानी कि ओरिजिनल नाम जो हुआ करते थे वैदिक पीरियड में, वो आपको देखने को मिलेंगे। वो हमें याद रखना है, उससे हमारे काफी सारे क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। ठीक है, तो देखो, वैदिक नाम और आज का नाम। ठीक है, सिंधु नदी जो है उसे आज भी सिंधु नदी तो कहते हैं, लेकिन उसका बेसिकली जो मॉडर्न नाम है वो है इंडस रिवर। ठीक है, याद रखना है। सरस्वती नदी, ठीक है, सरस्वती नदी जो है आज के टाइम पे वैसे तो एग्जिस्ट नहीं करती है, बट घग्गर और हकरा नदी जो है मानी जाती है कि आज के टाइम पे जो घग्गर और हकरा नदी है वही सिंधु नदी का जो है वे हुआ करता था। ठीक है, यानी कि रास्ता हुआ करता था। फिर आती है परुष्णी नदी। परुष्णी नदी को कहते हैं रावी नदी। ठीक है, याद रखना है। फिर आती है अश्किनी। अश्किनी को कहते हैं चिनाब आज के टाइम पे। वितस्ता जिसे झेलम कहते हैं। विपाशा जिसे व्यास कहते हैं, जो भी हमारा क्वेश्चन बना था। फिर आता है सतद्रु, इसे सतलज कहा जाता है। कुभा जिसे काबुल कहा जाता है, काबुल नदी। ठीक है, जो कि आज के टाइम पे अफगानिस्तान के काबुल शहर जिसके नाम पर बसा हुआ है, जो कैपिटल है ना उसके नाम पे। फिर आती है क्रमु, कुरमर नदी। ठीक है, गोमती, गोमती का तो आपने नाम सुना होगा। ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र में बहती है गोमल नदी। फिर आती है सदानीरा, जिसे कहते हैं गंडक नदी। ठीक है, तो ऐसे हमको नाम याद रखना है। जो मॉडर्न नाम है मैं इसे मिटा देता हूँ, ये पीडीएफ आपका अवेलेबल हो जाएगी, तो आप इसे जो है प्रिंट आउट वगैरह भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई बेसिक यूनिट क्या थी? यूपीएससी ने सवाल पूछा है। तो पहले तो हम यूनिट को समझते हैं, इकाई को समझते हैं, इकाई होती क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक परिवार होता है। सबसे छोटी इकाई होती है परिवार, यानी कुल, कुटुंब कहा जाता है जिसे। ठीक है, आज भी बोला जाता है ना कि से लड़का लड़की की शादी नहीं कराई जाती क्योंकि सेम कुल के हैं या कुटुंब के हैं। तो सबसे पहले आता है कुल। ठीक है, तो बेसिक यूनिट क्या हो जाती है आपकी? कुटुंब यानी कि कुल हो जाती है। ठीक है, और कुल का जो मुखिया होता है जिसे कहते हैं कुलम,
है ना, उसे कुलम कहा जाता है। फिर कई सारे कुल यानी परिवार मिलके ग्राम बनाते हैं, ग्राम मिलके जो है विश बनाते हैं, और विश मिलके जो है जन बनाते हैं, यानी कि ट्राइब बनाते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया को जो है कहते हैं ना कि जनजातीय एरिया कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे चार जो है इकाई यानी यूनिट्स पे ये जो है सिस्टम उस टाइम पे चला करता था। ठीक है, और उसके अंश हमको आज तक देखने को मिलता है। कहते हैं ना सेम कुटुंब या सेम कुल के हैं, तो वो एक परिवार हुआ करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पूछ रहा है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है। एसएससी ने पूछा है, रेलवे ने सवाल पूछा है। बहुत इजी आंसर इसका, 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। ठीक है, इतना याद रखना है। सूक्त कितने हैं? 1028, और मंडल कितने हैं? 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पूछ रहा है किस वेद में जादुई माया और वशीकरण यानी कि मैजिकल चार्म एंड स्पेल्स का वर्णन है। जैसा कि हमने वेदों के क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि कौन सा वेद किस चीज को दर्शाता है। ठीक है, तो ऋग्वेद क्या क्या कहता है? ऋग्वेद में जो मंत्रों के बारे में देखा गया है। ठीक है, जो मंत्र वगैरह होते हैं, मंत्र उच्चारण होते हैं, वो ऋग्वेद में है। ठीक है, यजुर्वेद में क्या हुआ? आपका जो यज्ञ से रिलेटेड चीजें होती है ना, यज्ञ से रिलेटेड सामग्री, यज्ञ से रिलेटेड मंत्र वगैरह होता है, यजुर्वेद में होता है। सामवेद में क्या हुआ कि जो ऋग्वेद के मंत्र हैं उन्हीं को कंपाइल करके गा कर सुनाया गया है, तो संगीत का रिलेशन सामवेद से। और अथर्ववेद में क्या है? जादू टोना, ठीक है, लोक जीवन से रिलेटेड चीजें, है ना, ये सब आपको कहाँ में देखने को मिला? अथर्ववेद में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पूछ रहा है सभा क्या थी। एसएससी एमटीएस ने सवाल पूछा है, यूपीएससी ने पूछा है सवाल। इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। बेसिकली ऑप्शन नंबर सी है कुलीन या श्रेष्ठ लोगों की संस्था। इनका काम क्या था मैं आपको समझाता हूँ। सो बेसिकली कुलीन या श्रेष्ठ लोग जो होते हैं वो ज्ञानी लोग होते हैं, जो राजा को सलाह देने का काम करते थे। तो सभा में कहते हैं ना कि राजा की सभा बैठी जाती थी। तो सभा में क्या होता था कि आज के टाइम पे भी ऐसे ही होता है। अगर आप प्रधानमंत्री ले लें, किसी राज्य का मुख्यमंत्री ले लें, तो उनके है ना डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, डिफेंस डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, और भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया। उनमें पर्टिकुलर जो है उस जो है डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स बैठे होते हैं, मंत्री बैठे होते हैं। ठीक है, तो वो मंत्री जो होते हैं वो तो अपना काम करते हैं, बट उनके जो खुद की एक सभा होती है, जो एक कमेटी होती है, वो उनको जो है राय देती है कि क्यों ये डिसीजन लेना चाहिए, क्या इसके फायदे होंगे, क्या इसके डिसएडवांटेजेस होंगे। ठीक है, तो सभी के काम अलग अलग बटे होते हैं, उस टाइम पे भी ऐसा ही होता था। तो कुलीन या श्रेष्ठ लोगों की संस्था को क्या कहा जाता था? सभा कहा जाता था। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पूछ रहा है उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिले? ठीक है, तो देखो बेसिकली उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल के बीच की कड़ी क्या है? लोहे की खोज। जब लोहे की खोज हुई तो उत्तर वैदिक काल आ गया। ठीक है, लेकिन ये लोहा जो है सबसे पहले कहाँ मिला था? तो ये जो मिला था आपको, ये अतरंजी खेड़ा में मिला था, जो कि आज के यूपी में है। याद रखेंगे। यूपी का अतरंजी खेड़ा जो है वो एरिया है जहाँ पे उत्तर वैदिक काल में लोहे के प्रयोग के साक्ष्य सर्वप्रथम मिले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में राजाओं को सलाह देने वाली संस्थाएं कौन सी थी? एसएससी, सीएचएसएल और बीपीएससी ने सवाल पूछा है। अभी हमने पढ़ा सभा और समिति जो है वो एक कहें कि कमेटी हुआ करती थी या एक मीटिंग हुआ करती थी, जहां पर जो है राजा को सलाह देने के लिए ज्ञानी लोग, कुलीन लोग, श्रेष्ठ लोग जो है राजा को सलाह देते थे। तो ऋग्वैदिक काल में जो है राजा को सलाह देने के लिए सभा और समिति हुआ करते थे। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पूछ रहा है आर्य भारत में संभवतः आए क्वेश्चन मार्क, यानी कहाँ से आए? रेलवे ने पूछा है, एसएससी ने पूछा है सवाल कि कहाँ से आए। देखो ये तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सवाल हो गया, क्योंकि अलग अलग हिस्टोरियंस के हिसाब से, अलग अलग श्रेष्ठ लोगों के हिसाब से अलग अलग मत आए हैं, अलग अलग ओपिनियन आए हैं। कोई कहता है आर्कटिक से आए हैं, कोई कहता है कि इंडियंस ही थे, कोई कहता है कि यूरोप से आए हैं। अलग अलग जगह के नाम बताए गए हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा हिस्टोरियंस ने बोला है कि कहाँ से आए हम उससे मानते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया से आए। और कहाँ पर बसे हैं? सप्त सिंधु में, यानी कि 7 रिवर्स वाली जो बात है ना, जिसमें आपके रावी, व्यास, सिंधु, चेनाब नदियों का जो एरिया था ना, वहां पे आके बस गए थे। ठीक है, और इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज निकली थी संस्कृत, वो बोलते थे। इतना याद रखना है हमको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा वेद अंशतः गद्य प्रोष के रूप में भी रचित है? ठीक है, तो पहले तो हम गद्य यानी प्रोष का मतलब समझते हैं। तो जो बेसिकली यज्ञ करने की जो विधि होती है ना, उसे कहते हैं गद्य, प्रोस। ठीक है, और उसमें यूज जो मंत्र होते हैं ना, उसे कहते हैं पद्य। गद्य और पद्य का मतलब हम समझ जाएंगे तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर हमें गद्य का मतलब पता है, यानी कि उसका रिलेशन क्या है? यज्ञ से रिलेटेड है, तो हम इजीली इसका सवाल, इस सवाल का आंसर लगा पाएंगे कि यजुर्वेद, क्योंकि यजुर्वेद का रिलेशन है यज्ञ से। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पूछ रहा है उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी उपनिषद का मतलब क्या होता है?
तो इसका रियल आंसर जो होता है वो है ऑप्शन नंबर ए, पास बैठना, गुरु के समीप बैठना। आपने सुना होगा कि मैंने गुरु जी से उपनिषद लिया, यानी उन्हें उनके पास में बैठकर ज्ञान लिया। जैसे कि पुराने टाइम पे क्या होता था, ऑनलाइन वाली व्यवस्था तो थी नहीं कि आप वीडियो के थ्रू पढ़ पाए। जैसे कि मैंने अपने टीचर से ऑनलाइन पढ़ा। मेरे दो गुरु रहे हैं हिस्ट्री में, जिनमें से एक अलग पांडे सर थे, जिन्होंने जिनसे हिस्ट्री पढ़ी हो। फिजिक्स वाला वाले नहीं, दूसरे एक अलग पांडे सर है, ठीक है। तो उनसे मैंने जो है हिस्ट्री पढ़ी थी। मेरे पहले गुरु हिस्ट्री के वो थे। आगे चल के मैंने और भी गुरुओं से जो हिस्ट्री पढ़ी थी। तो मैं उनसे उपनिषद नहीं ले पाया, क्योंकि मैं ऑनलाइन पढ़ रहा था। मैं उनसे रियल में नहीं मिल पाया, ना रियल में देख पाया, राइट। तो पास बैठकर जो ज्ञान लेने की जो प्रक्रिया है वो वैदिक पीरियड से लेके कई सालों तक चली। अभी जब ऑनलाइन हुआ ना सब कुछ, उससे पहले भी कई सालों तक जो है आपको ये देखने को मिलेगा कि ज्ञान लेने के लिए आपको गुरु के पास ही जाना पड़ता था, गुरु के समीक्ष समीक्ष बैठना पड़ता था। मैंने अपनी एंटायर स्कूल की जो स्टडी है, जो पढ़ाई है, वो उपनिषद के थ्रू करी, क्योंकि टीचर के पास बैठ के पढ़ना पड़ा। आगे के बेंच पे बैठता था, टीचर समझाते थे, राइट, वो उपनिषद हो गया। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा, जब ये सारी स्टडी वगैरह है जो ऑनलाइन शिफ्ट हुई, तब जाके उपनिषद वगैरह जो है देखा जाती है, जो प्रोसेस है उपनिषद की, वो कहीं की विलुप्त हो रही है धीरे धीरे। आज के टाइम पे भी लोग ऑफलाइन कोचिंग वगैरह में जाते हैं, बट ज्यादातर लोग क्या प्रेफर करते हैं, ऑनलाइन पढ़ना। ऑनलाइन पढ़ने के भी अपने फायदे हैं कि आप आपके टाइम के हिसाब से पढ़ सकते हो, आप आने जाने का समय बचा सकते हो, आप आपकी स्टडी को मैनेज कर सकते हो, मैनेजमेंट के थ्रू पढ़ सकते हो, राइट। आप आपके लिए सही टीचर इजीली चूज कर सकते हो, ठीक है। ये ऑप्शंस होते हैं आपके पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में अश्कनी किस नदी का नाम था? अभी हमने टेबल देखी थी कि कौन सी नदी का पुराना नाम क्या था और आज के आधुनिक नाम क्या है। वैदिक पीरियड में किस नदी को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर जो रहेगा, अश्कनी कहा जाता था आपकी चिनाब नदी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा, चिनाब को कहा जाता था अश्कनी नदी, ठीक है। बाकी अलग अलग नदियों के अलग अलग नाम आपको जो है देखने को मिलेंगे, वो आप टेबल में देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पूछ रहा है, वैदिक काल में बलि क्या था? यूपीएससी ने सवाल पूछा है, बीपीएससी ने सवाल पूछा है कि ये बलि क्या था, ठीक है। तो बलि नाम सुन के जो है पशुवध मत लगा देना, क्योंकि बलि जो है पशुओं की दी जाती है, नहीं, ये नहीं। ये आधुनिक नाम है। बलि जो है जब कहते हैं ना, बलि दी जाती है किसी जानवर की या लोगों की, तो वो आधुनिक नाम है, वो कोई वैदिक काल का नाम नहीं है। वैदिक टाइम पे राजा को जो प्रजा के द्वारा जो तोहफा दिया जाता था, या उपहार दिया जाता था, या कर के रूप में दिया जाता था, उसे कहते हैं बलि, ठीक है। इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, प्रजा द्वारा राजा को दिया जाने वाला उपहार या कर बलि कहा जाता था। और सेकंड चीज एक और बात समझाता हूं मैं। राजा की जो आय होती थी, उसका ये वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ इनकम हुआ करता था। मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ अ किंग, राजा की मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या हुआ जाता होता था? बलि हुआ करती थी। दो सवाल बन गए यहाँ से। तो बलि सुन के पशुवध मत लगा देना, राजा को मिलने वाले उपहार या कर को कहते थे बलि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वेद में टीकाकार कमेंटेटर कौन थे? एसएससी और यूपी आरओ ने पूछा है, तो पहले समझा देता हूँ टीकाकार क्या होता है। सो बेसिकली टीकाकार या कमेंटेटर कहें कि किसी एग्जिस्टिंग डाटा पे उसे विस्तृत में समझाने को कमेंटरी करना या टीकाकरण करना कहते हैं, या टिप्पणी देना भी कह सकते हैं आसान शब्दों में। जैसे क्रिकेट में क्या होता है ना, कि जो मैच चल रहा है हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर उसे हमें डिटेल में समझना है तो हम कमेंट्री सुनते हैं ना, कि किस प्लेयर ने ये शॉट मारा है, किसने बॉल डाली है, किस गति से बॉल डाली है, किस गति से शॉट मारा है, किस गति से वो जो कितनी दूर वो सिक्स जाके गिरा है, किसने कैच पकड़ा है, ये सब कमेंट्री होती है, ठीक है। तो उस टाइम पे भी कमेंटेटर्स होते थे जो अलग अलग जो है कहे कि वेदों को जो है अपने हिसाब से जो है थोड़ा डिटेल में डिस्क्राइब करते थे। सो बेसिकली इसका राइट आंसर जो रहेगा वो शायण रहेगा। शायण, शायणाचार्य हुआ करते थे उस टाइम पे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, शायणाचार्य, ठीक है। तो ये ऋग्वेदिक के टीकाकरण कौन थे? शायणाचार्य थे। ऋग्वेद को थोड़ा सा कहें कि डिस्क्राइब किया था, थोड़ा डिटेल में घुस के समझाया था इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पूछ रहा है, स्थानीय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? बेसिकली स्थानीय नहीं होता है, सांख्य होता है। तो हम सांख्य कर लेते हैं, ठीक है। सांख्य, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो इसे भी हम ट्रिक से याद कर लेते हैं। जैसे कि हमने बादरायण वाला पढ़ा था, उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा वाली ट्रिक पढ़ी थी ना, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम एक और चीज को यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पहले तो आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर रहेगा कपिल, कपिल मुनि थे, ठीक है। अब कपिल को सांख्य से जो है कनेक्ट करने के लिए मैं ट्रिक बताता हूँ। कपिल किनका नाम है? कपिल देव का नाम है, जो बहुत ही लेजेंडरी ओजी क्रिकेटर है इंडियन हिस्ट्री के या वर्ल्ड क्रिकेट के, ठीक है।
तो जब वो बेसिकली जो है वो अपने सक्सेस के लिए नहीं, अपने चौकों के लिए प्रसिद्ध थे। वो बहुत चौके मार मार के रन बनाते थे। और 4 क्या है? एक नंबर है। ठीक है, छक्के चौके मारते थे। छक्के चौके क्या है? नंबर है अपने। ठीक है, तो नंबर जो है एक संख्या है, राइट? तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कपिल थे। तो संख्या और कपिल, इन दोनों को एंटर कनेक्ट करके आप क्या कर सकते हो? एक दिमाग में एक वो बना सकते हो, ट्रिक बना सकते हो, जिससे आपको इजीली याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इस वीडियो या इस लेक्चर का आखिरी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। वैदिक काल में नदी सूक्त में कितनी नदियों का उल्लेख है? ठीक है, यानी कि वैदिक काल में कितनी नदियां हुआ करती थी, कितनी नदियों के बारे में बताया था। तो उस जमाने में जो है वैदिक पीरियड में 21 नदियां हुआ करती थी। 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। एसएससी सीएचएसएल ने सवाल पूछा है। तो इसी के साथ मैं आपको लास्ट स्लाइड पे एक छोटा सा जो है कहूँ कि ब्रीफ दे देता हूँ, कंक्लूजन दे देता हूँ, जिसके साथ हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी कि हम 100 सवालों की जगह 50 क्वेश्चंस क्यों करें और बचे हुए सवालों का क्या होगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ।